मेरा नाम स्नेहा है। आज कई सालों बाद मैं अपने घर जा रही थी, हमेशा हमेशा के लिए। मैं अपनी भाभीयों के साथ रहना चाहती थी, अपने माता पिता के साथ रहना चाहती थी, अपने भाइयों के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। लेकिन हर बार ही कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाती थी और मैं अपने घर जाने से रुक जाती थी। लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने घर जाकर ही रहूंगी। आखिरकार अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। मेरी उम्र 22 साल है और मैं बिजनौर के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। लेकिन अपने गांव में ही रहकर इंटर तक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं गांव से शहर आ गई थी ताकि यहाँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकूं। मैं आगे और पढ़ना चाहती थी, मगर मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा था, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहूं, अपने माता पिता के पास रहूं। मेरा सारा बचपन जिन माता पिता के साथ गुजरा, उनसे मैं सिर्फ अपनी शिक्षा की वजह से दूर हो गई थी। वैसे तो मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी नहीं करना चाहती थी, सिर्फ मुझे पढ़ने का शौक था। और मेरा ये शौक पूरा करने के लिए मेरे माता पिता और भाइयों ने मेरा पूरा साथ दिया था। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। सबसे बड़े भैया का नाम मोहित और छोटे भैया का नाम अंगद था। मेरे दोनों ही भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया था। बचपन से ही मैंने अपने घर में गरीबी देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे दोनों भाई मेहनत मजदूरी किया करते थे। पापा भी काम पर जाया करते थे। फिर धीरे धीरे मेरे भाई बड़े हुए। उन्होंने फैक्ट्री में नौकरी करनी शुरू कर दी। वहाँ उनको अच्छी सैलरी मिलने लगी। मम्मी दोनों ही भाइयों से हमेशा एक ही बात कहती थी कि पैसे कम हैं, पैसे ज्यादा लेकर आया करो। मैंने हमेशा ये बात नोटिस की थी कि मम्मी दोनों भाइयों को ही ये बात जताती रहती थी कि हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है। वो उनको ही घर की परेशानियों के बारे में बताती रहती थी। कभी उन्होंने पापा पर काम का प्रेशर नहीं डाला था। पापा का मन करता तो वो काम कर लिया करते थे और उनका मन नहीं करता तो वो काम नहीं करते थे। और ना ही कभी माँ ने पापा से घर की जरूरत के बारे में कुछ भी कहा था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। बचपन से ही मैंने अपने दोनों भाइयों को मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। उन दोनों के कपड़े हमेशा मजदूरी करने की वजह से गंदगी से भरे रहते थे और उनका शरीर रात को थकान से चूर होता था। सो जाने के बाद उनको होश भी नहीं आता था और सुबह सवेरे थकान की वजह से उनकी ढंग से आंख नहीं खुलती थी। मैंने देखा था कि मैं घर में इधर उधर खेलती फिरती थी। मेरे दोनों भाइयों की उम्र ज्यादा नहीं थी। मम्मी पापा ने उनको कम उम्र से ही काम पर डाल दिया था। गरीब होने की वजह से वो दोनों शिक्षा हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन मैं सबकी लाडली थी। मैं जैसा कहती मेरे माता पिता भी वैसा ही किया करते थे। मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया गया था। हमारे घर का चूल्हा मेरे दोनों भाइयों की कमाई से चलता था। वो जितना पैसा कमा कर लाते थे वो सारा ही पैसा मम्मी अपने हाथ में ले लिया करती थी। मैंने देखा था कि दोनों भैया में से कभी किसी को बुखार भी आ जाता या किसी के कहीं तकलीफ भी होती थी तो मम्मी पापा उनको आराम नहीं करने देते थे, बल्कि सुबह सवेरे ही उन्हें उठाकर काम पर भेज दिया करते थे। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। हम तीनों भाई बहन जवान हो गए। मेरे भाइयों ने कम उम्र से ही काम किया था, इसलिए वो हर तरह के काम में बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे। कोई भी मेहनत का काम आसानी से कर लिया करते थे और जवान होने पर उनकी मेहनत रंग लाई थी। वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगे थे। एक बड़ी सी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में उनकी नौकरी लग गई थी, जहां वो दोनों अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। मेरे पापा तो मनमौजी थे, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारा करते थे। जब मैं घर पर होती थी तो मैं मम्मी से कहती थी कि मम्मी पापा क्यों कोई काम नहीं करते, देखो ना दोनों भैया काम कर करके कितने थक जाते हैं। मम्मी कहती थी कि बेटा तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा से ज्यादा काम नहीं होता। तुम्हारे पापा जितना काम करते हैं उतने पैसे ले आते हैं। बेटा तुम्हारे पापा की हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं और बूढ़े शरीर में जवान जैसी ताकत नहीं रहती। अब तुम्हारे दोनों भाई तो जवान हैं। तुम्हारे पिता जब इस उम्र में थे तो उन्होंने भी बहुत काम किया था, मगर अब क्या किया जाए, उनकी सेहत उन्हें ये सब करने की इजाजत नहीं देती। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसे अंगद और मोहित जैसे भाई मिले हैं। मेरे दोनों बेटे बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है और अब तो ऊपर वाले की कृपा है कि घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारा ये घर कितना टूटा फूटा और पुराना सा था।
मेरे दोनों बेटों ने अपनी कमाई से इस घर को कितना सुंदर बना दिया है। मेरे दोनों ही भाइयों को इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि वो कभी छुट्टी भी कर ले। उन दोनों की सेहत भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर मैंने देखा था कि मम्मी उनका बहुत ख्याल रखती थी। रात को जब वो घर आते थे तो उनको पेट भरकर खाना खिलाया करती थी। ज़्यादा मेहनत करने की वजह से वो दोनों भाई बिल्कुल फिट थे। ना तो उनके पेट निकले हुए थे और ना ही वो मोटे थे। उनके अंदर बहुत फुर्ती थी। हाँ, घर में हमेशा आराम करने की वजह से मेरे पापा ज़रूर मोटे हो गए थे, जिनका पेट बाहर निकल आया था और जो सारा दिन चारपाई पर बैठकर मम्मी से गप्पे लड़ाते रहते थे। जैसे ही मेरा इंटर कंप्लीट हुआ तो मैं घर में बोर रहने लगी थी। मम्मी तो ज़्यादातर घर के काम में लगी रहती थी और पापा वहीं इधर उधर की बातें घुमाते रहते थे। मैं उनकी बातों से बोर हो जाती थी। मेरा स्कूल ख़त्म हुए सिर्फ कुछ ही महीने गुजरे थे। मेरे साथ की सारी सहेलियों ने अपना कॉलेज में एडमिशन करवाया था और वो सभी दिल्ली पढ़ने के लिए गई थी। मैंने सोचा कि मुझे भी वहीं पढ़ने जाना चाहिए। मैंने इस बारे में जब अपने मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने मुझे इतनी दूर भेजने से फौरन ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें कौन सा तुमसे नौकरी करवानी है जो तुम इतना पढ़ना चाहती हो। मैंने कहा कि मुझे अपना शौक पूरा करना है, वैसे भी मैं सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। मैंने अपने माता पिता से बहुत ज़िद की तो उन्होंने मेरी ज़िद पूरी नहीं की। मैं उस दिन घर में उदास बैठी हुई थी जब मेरे दोनों भाई काम से वापस आए। मेरे दोनों भाई जब काम से वापस आते थे तो मुझसे बहुत देर तक बातें किया करते थे। कहते थे कि तुमसे बातें करने के बाद हमारे सारे दिन की थकान उतर जाती है। मगर उस दिन मैं उदास बैठी हुई थी, इसलिए उन दोनों से कोई बात नहीं कर सकी। वो दोनों कहने लगे कि क्या हुआ, हमारी बहन उदास क्यों है, उसके चेहरे पर आज मुस्कुराहट क्यों नहीं है। तभी मम्मी ने बर्तन पटकते हुए कहा कि आज तुम्हारी बहन को नई जिद लग गई है, ये पढ़ने के लिए शहर जाना चाहती है। तुम लोग जानते हो ना कि दिल्ली कितनी दूर है। इसकी सहेलियां जो करेंगी इसे भी वही करना है, मगर हम इसे खुद से दूर नहीं कर सकते। अंगद भैया कहने लगे कि हाँ माँ, आप ठीक कहती हो, हम इसे खुद से दूर नहीं जाने देंगे। मैंने भैया से रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ आप दोनों तो मम्मी पापा को मना लो ना, मुझे आगे और पढ़ना है। मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा और शिक्षा तो हर इंसान के काम आती है। आप लोग तो कभी स्कूल नहीं गए ना, इसलिए आपको कुछ नहीं पता, मगर मुझे पता है कि कॉलेज लाइफ क्या होती है और स्कूल में पढ़ने में भी कितना मज़ा आता है। मेरी सारी सहेलियां मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं उनके साथ ही दिल्ली में एडमिशन लेना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मेरा वहाँ एडमिशन करवा दीजिए ना। मेरी इतनी सी ही रिक्वेस्ट पर मेरे दोनों भाई मान गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी बहन कुछ चाहती है तो हम उसकी डिमांड को ज़रूर पूरा करेंगे। इस तरह मेरा एडमिशन दिल्ली में हो गया था और फिर मैं दिल्ली की ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी थी और वहाँ हॉस्टल में रहने के लिए मुझे कमरा भी मिल गया था। मगर मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आया करती थी। जब मेरी छुट्टियाँ हुआ करती थी तो मैं 2 दिन के लिए घर रहने के लिए चली जाती थी और फिर वापस आ जाया करती थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मम्मी ने दोनों भैया का रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझे दोनों ही लड़कियों का फोटो सेंड किया था। मुझे तो अपनी दोनों होने वाली भाभियां बहुत पसंद आई थी, लेकिन परेशानी वाली बात ये थी कि मम्मी ने दोनों भैया की शादी इतनी जल्दी कर दी थी कि मुझे भी घर आने का मौका नहीं मिल सका था। उन दिनों मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं अपने भाइयों की शादी में शामिल नहीं हो सकी थी। दोनों भाई कहते थे कि हमारी बहन नहीं आएगी तो हमारी शादी नहीं होगी, मगर मम्मी ने उनसे कहा कि उसे भी बहुत शौक था शहर जाने का। अब हमसे दूर चली गई है तो यही लगा रहेगा। वैसे तो मैंने भी उनको बोल दिया था कि कोई बात नहीं, शादी सिंपल तरीके से ही तो हो रही है। मैं बाद में अपनी दोनों भाभियों से मिल लूँगी जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं फ़ौरन ही अपने घर गई थी। मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी थीं, बहुत सुंदर थीं। मैं उनके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा उनके साथ नहीं रुक सकी। फिर वापस अपनी यूनिवर्सिटी आ गई थी। मेरे दोनों भैया भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश थे। हमारे घर का माहौल खुशियों में डूब चुका था। मैंने देखा था कि हमारे घर में भी काम हुआ था। 2 भाइयों की शादी एक साथ हुई थी, इसलिए दोनों भाभियों के लिए अलग अलग पोर्शन बनाए गए थे। मेरी मम्मी और पापा ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे। मैं खुशी खुशी वहाँ से वापस आ गई थी, लेकिन उसके बाद मैं जब भी अपनी भाभियों के साथ समय बिताने के लिए घर पर गई थी
तो मुझे घर का माहौल बड़ा ही बदला हुआ सा लगा था। मेरी भाभियां शुरू शुरू में तो मुझे बड़ी ही चहकती महकती दिखाई दी थी, लेकिन बाद में तो वो मुरझाई मुरझाई सी लगती थी। मुझे लगा शायद शादी के बाद लड़कियों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं 2 दिन से ज्यादा अपने घर पर नहीं रुकती थी, और कभी अगर मैं 1 हफ्ते के लिए घर आने के लिए मम्मी से फ़ोन पर बात करती तो मम्मी कहती थी कि तुम्हें अपनी पढ़ाई ख़राब करके यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करो, तुम घर की परवाह मत किया करो, यहाँ तुम्हारी भाभियाँ हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। इसके साथ ही मम्मी ने मुझे एक और खुशखबरी दी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि अब तुम्हारे दोनों भाइयों ने अपनी कपड़े की दुकान कर ली है, और वो दुकान भी बाजार के बीच में है। तुम्हारे दोनों भाइयों की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे भैया जो पहले कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करते थे, अब उन्होंने खुद की कपड़े की दुकान खोल ली थी। अब तो सारा का सारा प्रॉफिट उनका ही हो रहा होगा। अपने भाइयों की कामयाबी से मुझे हमेशा खुशी हुई थी, लेकिन मैं हैरान इस बात पर होती थी कि पहले तो मम्मी मुझे शहर नहीं आने दे रही थी, और अब जब मैं घर आने के लिए जब भी मम्मी से कहती तो वो मुझे यही कह दिया करती थी कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, यहाँ ज़्यादा मत आया करो, यहाँ आने से तुम्हारी पढ़ाई में नुकसान हो जाता है। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं घर जाती ही नहीं थी। अब तो जब से दोनों भैया ने दुकान की थी, वो मुझे फ़ोन भी नहीं करते थे, मुझे घर बुलाते भी नहीं थे, और पापा तो ऐसे थे कि मैं खुद उनसे बात करती थी तो मुझसे बात कर लिया करते थे, वरना कभी उन्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती थी। लेकिन इस बार मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैंने सोचा था कि मैं घर जाकर सब लोगों को सरप्राइज़ दूंगी कि मैं घर आ रही हूँ, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। 3 साल बीकॉम कंप्लीट करने में मुझे यहाँ पर लग गए थे, और इन 3 सालों में मेरे घर पर काफ़ी कुछ बदल गया था। मेरे गांव के लोग भी मुझे बहुत याद किया करते थे, ऐसा मुझे मेरे दोनों भाई बताया करते थे। मुझे पता था कि वो लोग मुझे याद करते हैं क्योंकि मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे। भैया तो अच्छे थे, भाभियाँ भी अच्छी थी। जब मैं उनकी शादी के बाद घर जाया करती थी तो वो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आ जाती थी तो किसी से इतना नहीं होता था कि कोई मुझसे फ़ोन पर बात भी कर ले। मैं भाभियों की इस हरकत से बहुत नाराज़ थी और मैंने सोच लिया था कि मैं घर जाकर एक एक से बात करूँगी। मैं जब अपना सामान लेकर घर आई तो मैंने सोचा कि मुझे मेरे घर वाले देखकर खुश हो जाएंगे, मगर मम्मी के मुंह से तो फौरन ही ये बात निकली थी कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। मैंने कहा, मम्मी आपको नहीं पता, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती। मम्मी कहने लगी कि बेटा, आने से पहले तुम्हें बता देना चाहिए था। मैंने कहा, क्यों, अपने घर में आने से पहले भी क्या बताना पड़ता है? पापा कहने लगे, अरे मेरी बेटी को क्यों तंग कर रही हो, अब वो आ गई है ना, बस तुम ध्यान रखना। ये बात पापा ने माँ की तरफ देखते हुए कही थी। मैंने फौरन ही पापा की तरफ देखा और कहा कि किस बात का ध्यान रखना है पापा? पापा ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। इतने में ही माँ ने मेरी छोटी भाभी नव्या को आवाज़ लगाई, अरे छोटी बहू जल्दी से आकर देखो कौन आया है, पानी लेकर आओ, तुम्हारी नंद आई है। नव्या भाभी ट्रे में पानी लेकर धीमे धीमे कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई थी। उन्होंने मुझे पानी दिया। उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बेचारी न जाने कब से बीमार है। मैंने कहा, भाभी आप इतना धीरे क्यों चल रही हो, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो मुझे पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। मम्मी ने उनको इशारा दिया कि जाकर देखो, चूल्हे पर दाल चढ़ाई है, कहीं जल न जाए। भाभी तो वहाँ से चली गई थी। मम्मी कहने लगी कि बेटा, तुमने इनको बहुत दिनों बाद देखा है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मुझे अपना घर भी बहुत पसंद आया था। हमारे घर में मरम्मत का काम हुआ था, दोनों भाइयों के लिए कमरे बने थे और नया पेंट भी हुआ था, इसलिए घर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक ही मेरी नज़र नीचे वाले पोर्शन पर गई जहाँ एक कोने की तरफ को सीढ़ियाँ जा रही थी। मैं जैसे ही उधर की तरफ गई तो पापा कहने लगे कि बेटा, वहाँ पर कुछ ज़रूरी सामान रखने के लिए एक छोटा सा तहखाना बनवा दिया है। मैंने कहा, मतलब कि बेसमेंट? पापा कहने लगे कि हाँ हाँ बेटा वही। दोनों भाई अपनी दुकान पर गए हुए थे। मुझे बड़ी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, उनका नाम चेतना था। मैंने कहा, मम्मी चेतना भाभी कहाँ है? मम्मी कहने लगी कि बेटा वो आराम कर रही है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा, अच्छा रुकिए, मैं ज़रा उनके कमरे में होकर आती हूँ। ये कहते हुए जैसे ही मैंने अपने कदम बढ़ाए तो मम्मी ने मेरे हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि बेटा तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद सबसे मिल लेना।
रात हुई तो दोनों भाई के घर आने का टाइम भी हो गया था। तभी चेतना भाभी और नव्या भाभी दोनों ही मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने देखा कि चेतना भाभी की हालत भी बहुत कमजोर हो रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। मैंने अपने दोनों भाइयों से कहा, क्या मेरी भाभीियों को यहाँ खाना नहीं मिल रहा? मेरी भाभियां कितनी कमजोर हो गई हैं। इस बात पर मेरी दोनों भाभियां तो कुछ नहीं बोली। भैया कहने लगे, क्या करें, जिस दिन से दोनों घर में आई हैं दोनों की दवाइयां ही चलती रहती हैं। दोनों अपने शरीर में दर्द बताती रहती हैं। घर में माँ भी उनसे ज्यादा काम नहीं करवाती, फिर भी इन लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत ही अजीब बात है, तो फिर आप लोग लापरवाही ना करें, दोनों भाभियों को शहर के अस्पताल लेकर जाएं, वहां उनका इलाज करवाएं। इतने में ही मेरी मम्मी बोल पड़ी और कहने लगी कि अच्छा अच्छा तुम खामोश रहो, जब से आई हो बोले चली जा रही हो, और अब खाना खाकर अपने कमरे में जाकर आराम करना। मैं खामोश हो गई थी और खाना खाने के बाद कमरे में जाकर आराम करने लगी थी। रात को मैं सो गई थी। सुबह के लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा था जब मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं जैसे ही उठकर कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरी छोटी भाभी अपनी टांगों में सर रखकर ज़मीन पर एक तरफ बैठकर रो रही थी। उनको जब मैंने रोते हुए देखा तो मैं उनके पास गई कि भाभी, आप रो क्यों रही हो? क्या बात है भाभी, और इतनी सुबह सुबह आप यहाँ पर क्या कर रही हो? भाभी ने जल्दी से मुझे देखकर अपने आंसू साफ किए और वो कहने लगी कि कुछ नहीं स्नेहा, मैं रो नहीं रही, बस मेरी आंख में कुछ आ गया था। और तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई हो? चलो जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं भी जा रही हूँ। ये कहकर वो फौरन ही अपने कमरे में चली गई। बड़ी अजीब बात थी, उन्होंने झूठ क्यों कहा कि वो रो नहीं रही थी? मैंने खुद अपनी आंखों से उनको रोते हुए देखा था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी दोनों भाभियों के चेहरे से तो जैसे मुस्कुराहट खत्म ही हो गई थी। कभी मैं बड़ी भाभी के सुबह सवेरे रोने की आवाज़ सुनती तो कभी छोटी भाभी के रोने की आवाज़ सुनती, और कोई भी भाभी मुझे अपने रोने की वजह नहीं बताती थी। एक दिन मेरे गांव की सहेलियां मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी। जब मेरी दोनों भाभियां उनके लिए नाश्ता लगाने लगी तो अचानक बड़ी भाभी के हाथ से चाय की ट्रे गिर गई, जिसकी वजह से सारा फर्श गंदा हो गया था और भाभी बहुत घबरा गई। मैंने कहा, भाभी कोई बात नहीं है, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मम्मी के शब्द बड़े ही करारे थे और उनके एक्सप्रेशन बहुत ही सख्त थे। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, इन दोनों को समझना चाहिए कि मेहमानों के सामने काम कितना संभलकर और ध्यान से करना चाहिए। मुझे तो मम्मी के ऐसे शब्द सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी। इतनी छोटी सी बात पर वो भाभीियों के लिए इतना गुस्सा जाहिर कैसे कर सकती थी? मेरी सहेलियां भी ठंडी सांस भरकर रह गई थी और फिर थोड़ी देर के बाद वो वहां से चली गईं, क्योंकि सब जानते थे कि मेरी मम्मी एक बार अगर किसी बात को कह दे तो कोई उन्हें वापस पीछे नहीं हटा सकता था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने मेरा दिल दहलाकर रख दिया था। मम्मी ने किसी जालिम औरत की तरह मेरी भाभी को डांटकर कमरे से बाहर निकाला और उन्हें अपने पोर्शन में बने तहखाने में भेज दिया। मम्मी का ऐसा जालिमाना बर्ताव देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मम्मी के आगे तो मैं भी ज्यादा नहीं बोलती थी, क्योंकि मम्मी मुझे भी डांट कर खामोश करवा दिया करती थी। सुबह के समय मम्मी ने भाभी को तहखाने में बंद कर दिया और कहा कि रात तक कोई भी इसको नहीं बचाएगा। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने मम्मी को बहुत मना किया था कि वो भाभी से कुछ न कहें, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया था और उनकी डांट से हमेशा मुझे डर लगता था। मम्मी ने कहा था कि मेरे घर की हालत इन दोनों बहुओं के आने से बहुत खराब हो गई। आइंदा अगर किसी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। ये बात मम्मी मेरी दूसरी भाभी को बोल रही थी। दूसरी भाभी डरकर एक तरफ खड़ी हुई थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। इस सब की वजह से मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। पूरे दिन के लिए भाभी को तहखाने में मम्मी ने बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मम्मी ने उनको रात तक के लिए बंद कर दिया है। मुझे तो लगा कि शायद उन्होंने तहखाने की सफाई करने की सज़ा उन्हें सुनाई है, मगर सुबह की बंद हुई भाभी को जब मैंने रात को तहखाने से निकलते हुए देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि सुबह से भाभी उसमें बंद थी। मुझे बहुत हैरानी हुई थी। भाभी की हालत बहुत ख़राब थी, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी दोनों भाभियां ही सारा दिन घर का कोई ना कोई काम किया करती थी। मैं घर की बेटी थी, इसलिए मम्मी मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी, हालांकि वो खुद भी घर के काम किया करती थी। अगले दिन फिर ऐसा हुआ
कि मेरी छोटी भाभी ने किचन की सफाई ठीक से नहीं की थी। ये सब जब मेरी मम्मी को पता चला तो उन्होंने मेरी छोटी भाभी को भी तहखाने में बंद कर दिया था। और कुछ समय के बाद जब भाभी तहखाने से बाहर निकली और उनके पीछे मम्मी भी बाहर आई थी, मम्मी के हाथों में ढेर सारे पैसे थे। भाभी के तहखाने से बाहर निकलते ही मम्मी ने उसके दरवाजे पर ताला लगा दिया और भाभी को अपने दुपट्टे के पल्लू से एक गोली निकाल कर दी, जिसे मम्मी के इशारे पर उन्होंने पानी के साथ निगल लिया। मम्मी ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था कि मैं उनके और भाभीियों के मामले में ना बोला करूं। अगर मैंने कुछ भी कहा तो वो मेरी शादी करवा देंगी। एक न एक दिन मेरी शादी होनी तो थी, लेकिन वो समय से पहले मेरी शादी कर देना चाहती थी और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी करने में ज़्यादा सोच विचार नहीं करूंगी। तुम जानती हो कि जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत होते हैं। वो मुझे इतना डरा दिया करती थी कि मैं कुछ भी सोच समझती नहीं थी और बस खामोशी से जो घर में हो रहा था वो सब कुछ देखती रहती थी। भाभी तो कमरे में चली गई थी, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। भाभी अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो गई थी। मैं बहुत परेशान थी। मैं नहीं जानती थी कि आखिर मेरे घर में क्या चल रहा है और इस तहखाने का क्या राज है। चलो, तहखाना बंद करने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन वो लंगड़ाकर क्यों चल रही थी? क्या किसी ने उनके साथ मारपीट की थी या फिर कोई और बात थी? मम्मी ने कहा था कि इस घर में जो कुछ हो रहा है वो सब खामोशी से देखती रहना, कभी अपने भाइयों को भी कुछ बताने की कोशिश मत करना। मेरी मम्मी ने मुझे इस तरह से डरा दिया था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। घर में ये सब होने की वजह से रात को मैं ठीक से नहीं सो पाती थी। भाभियां भी कुछ नहीं कहती थी। मेरे सामने बार बार भाभियों का बेबस और मुरझाया हुआ चेहरा आ जाता था। अगर भाभी की गलती थी तो मम्मी ने इतने प्यार से उन्हें कमरे में क्यों भेज दिया? अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरे पापा सारा दिन घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे रहते थे। वहीं पर बराबर में मम्मी भी जाकर बैठ जाती थी और दोनों पति पत्नी आपस में न जाने क्या क्या खुसुर पुसुर करते रहते थे। रात को जैसे ही दोनों भाइयों के घर आने का टाइम होता तो भाभियां ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं था, और सारा दिन वो ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। अब ऐसा हर रोज़ ही होने लगा था। इस सब तमाशे से पहले मम्मी मुझे मेरे कमरे में भेज दिया करती थी। मेरा कमरा मम्मी के कमरे की बराबर में ही था, इसलिए मैं अपने कमरे के दरवाजे से चोरी चुपके सब कुछ देखती रहती थी। एक दिन मैं किचन में अपनी दोनों भाभियों के साथ मौजूद थी। उस दिन घर में मम्मी नहीं थी, तो मैंने अपनी छोटी भाभी से पूछा कि भाभी, आप उस दिन लंगड़ाकर क्यों चल रही थी? जिस पर वो खामोश होकर सर झुका गईं और कुछ न बोली। भाभी की खामोशी पर मैंने उनसे कुछ भी पूछना बंद कर दिया, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या बात है। मैंने अपनी बड़ी भाभी से तो इस बारे में 2-3 बार पूछा था, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने एक दिन उनको बहुत ज़्यादा तंग किया तो उन्होंने तंग आकर मुझे मेरी बात का जवाब दे दिया था। कहा था कि तुम इस घर की बेटी हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, बस इससे आगे हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे जैसा भाग्य तुम्हारा भी हो। वो मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, इससे आगे मुझसे कभी कोई सवाल मत करना। मैं अपना सवाल भूल गई और भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। बार बार दिल में यही बात आ रही थी कि मैंने तो भाभी से यही पूछा था कि आप लोग लंगड़ाकर क्यों चलती हो? आखिर तहखाने में बंद करने के बाद आपको ऐसी भी कौन सी सज़ा देती है मम्मी? लेकिन मुझे तो दोनों ही भाभियों में से किसी ने भी कोई ढंग का जवाब नहीं दिया था। मेरी मम्मी के एक इशारे पर वो दोनों खड़ी हो जाती हैं और बैठ जाती हैं। अब मम्मी रोज़ ही उन दोनों के कामों में कोई ना कोई कमी निकाला करती थी। अगर घर में धूल का एक कतरा भी दिखाई दे जाता तो कभी बड़ी भाभी को तहखाने वाले कमरे में भेज देती तो कभी छोटी भाभी को, और फिर बेचारी लंगड़ाकर कमरे से बाहर निकलती थी। मुझे ये देखकर अपनी भाभियों के लिए दिल में तरस भी आता था और अपनी मम्मी के लिए दिल में नफरत बढ़ जाती थी। अगर उनको उनकी गलती की सज़ा दी जाती थी तो फिर उनके कमरे से निकलने के बाद वो उनको नींद की गोली क्यों खिलाया करती थी? मेरे दोनों ही भाई काम में इतने बिजी होते थे कि रात को घर में देर से आते थे और सुबह को दिन निकलने से पहले ही दुकान पर चले जाते थे। उन बेचारों की तो कभी कोई छुट्टी ही नहीं हुई थी और उन दोनों के सामने तो दोनों ही भाभियां बिल्कुल खामोश रहती थी। मम्मी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भाइयों के सामने आने से रोक दिया करती थी। उनके काम से आने से पहले ही मुझे मेरे कमरे में भेज दिया करती थी। कहती थी कि तुम जाकर आराम करो और वापस कमरे से बाहर मत निकलना।
मेरा गुस्सा भी अगले ही दिन खत्म हो चुका था, क्योंकि मुझसे अपनी भाभीयों की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। एक दिन मेरी छोटी वाली भाभी से खाना जल गया तो मम्मी बहुत गुस्सा हुई थी और उन्होंने छोटी भाभी को भी इस तहखाने में दोबारा से बंद कर दिया और मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। बड़ी भाभी को भी डांटकर उनके कमरे में भेज दिया और खुद तहखाने के पास कुर्सी रखकर बैठ गई। मैं ये सब देख देख कर सोच में पड़ गई थी कि आखिर क्या माजरा है, ये सब हमारे घर में क्या हो रहा है। मैं थोड़ी देर बाद जब अपने कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि भाभी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। मुझे लगा कि शायद उनकी टांग में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि वो अपनी टांग पकड़े हुए बैठी थी और बुरी तरह से रो रही थी। मैं घबरा गई कि भाभी को कहीं ज्यादा दर्द न हो रहा हो। वैसे भी दोनों भाई काम पर थे, भाभी को डॉक्टर के यहाँ कौन लेकर जाएगा। मैंने कहा, भाभी क्या हुआ है, दर्द हो रहा है आपके? मुझे अपना मोबाइल दे दीजिए, मैं अभी भैया को बुलाती हूँ। भाभी ने पहले तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने भैया को बुलाने की बात की तो वो चौंक गईं और जल्दी से उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ ऐसी ही कंडीशन मैंने अपनी एक बार बड़ी भाभी की भी देखी थी। भाभी कहने लगी कि नहीं, किसी को मत बुलाना, मेरे दर्द नहीं हो रहा, मैं किसी और वजह से रो रही हूँ। ये बात सुनकर तो मैं जानना ही चाहती थी कि आखिर बात क्या है। मैंने कहा, भाभी तो फिर कौन सी बात है? मुझे लग रहा था कि आज भाभी मुझे सब कुछ बता देंगी, तभी मैं इतने जोश में थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। भाभी ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो सिर्फ इतना कहने लगी कि ऊपर वाला तुम्हारा भाग्य अच्छा करे, कभी तुम्हें ससुराल में ऐसा दुख न झेलना पड़े जैसा हम झेल रहे हैं, और ससुराल में काम इतने अच्छे से करना कि कभी तुम्हारे साथ कोई सजा न दे सके। मैं भाभी की बात सुनकर अफसोस में चली गई थी कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी मम्मी उनके साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। मैंने भाभी से कहा था कि भाभी आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मम्मी का बिहेवियर भी आपके साथ अच्छा हो जाएगा, वो शुरू से ही बहुत स्ट्रिक्ट है। भाभी कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं माँ जी की वजह से उदास नहीं हूँ, गलती मेरी ही है। तुम भी तो देखो ना, मैंने अच्छा खासा खाना जला दिया, मुझे अपना ध्यान भटकाना ही नहीं चाहिए था। अब हर रोज ऐसा ही हो रहा था। दोनों भाभी मुझे कुछ बताती भी नहीं थी और कोई भी गलती होने पर मम्मी उन्हें तहखाने में बंद कर दिया करती थी। मेरे लाख पूछने पर भी उन दोनों में से किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। वो दोनों मुझे अपने मुंह से कुछ बताती तब तो मैं उनकी कोई मदद करती, मगर वो दोनों चाहती ही नहीं थी कि मैं उनकी मदद करूं। ऊपर से मुझे अपनी मम्मी का भी कुछ समझ नहीं आता था। पहले तो वो उन पर बहुत बरसती थी, गलती होने पर उन्हें बहुत डांटती थी और उन्हें तहखाने में बंद कर दिया करती थी, लेकिन जब वो तहखाने से बाहर निकल कर आती तो उन्हें नींद की गोली देकर उनके कमरे में भेज देती थी कि जाओ जाकर आराम करो। भला ये कौन सी सज़ा है? पहले सज़ा देना, फिर उसके बाद सज़ा देने वाले इंसान के साथ प्यार और तसल्ली जताना, बड़ी ही अजीब बात थी। मम्मी से भाभीियों के बारे में कोई बात करती तो मम्मी उल्टा मुझे ही डांट दिया करती थी। पापा तो कुछ भी सुनने के काबिल नहीं थे और दोनों भाइयों को तो इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो मेरे साथ बैठकर थोड़ी देर बातचीत भी कर सकें। ये सारी सच्चाई जानने के लिए एक दिन मैंने सोचा कि आखिर इस तहखाने का क्या राज है, मुझे जानना होगा। और यही जानने के लिए एक दिन मैंने घर में रखे हुए शीशे के गिलास तोड़ दिए। उस समय किचन में मेरे साथ साथ मेरी दोनों भाभियां भी मौजूद थीं। कांच टूटने की आवाज़ सुनकर मम्मी फौरन ही किचन के अंदर आई तो मैंने उसका इल्ज़ाम अपनी बड़ी भाभी पर लगा दिया। बड़ी भाभी तो जैसे घबरा गईं, उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा। मैंने कहा, मम्मी देखो ना, भाभी ने नए कांच के गिलास तोड़ दिए। मम्मी को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने फौरन ही भाभी का हाथ पकड़ा, जिस पर भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और शरीर में डर की लहर दौड़ उठी थी। मम्मी हाथ पकड़कर तो भाभी को अपने साथ ले जा रही थी, मगर छोटी भाभी भी बहुत डर रही थी। मेरा मन करता था कि मैं उन दोनों से सवाल करूं कि आखिर ऐसी कौन सी सज़ा है जिसकी वजह से तुम लोग इतना डर जाती हो। यही जानने के लिए तो मैंने अपने प्लान का पहला कदम उठाया था। मम्मी उनको तहखाने की तरफ लेकर गईं, मगर वो तहखाने की चाबी भूल गई थी। उन्होंने भाभी से वहीं खड़े रहने के लिए कहा और खुद चाबी लेने के लिए चली गईं। इतने में मैं भाभी के पास गई और मैंने भाभी का दुपट्टा अपने हाथों से उतारा। भाभी कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो स्नेहा? मैंने कहा, आप लोग तो मुझे कुछ नहीं बताती हो, मैं खुद ही अंदर जाकर देखूंगी कि आखिर इसके अंदर जाकर आप लोगों को कैसे सज़ा मिलती है। गिलास तो मैंने तोड़े थे, मगर इल्ज़ाम मैंने आप पर लगा दिया, इसलिए नहीं कि मैं आपको सज़ा दिलवा सकूं, बल्कि इसलिए कि मैं खुद सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं।
मैंने भाभी का दुपट्टा लेकर अपने सिर पर ओढ़ लिया था और उस दिन मैं भाभी के जैसे ही मैच होते हुए कपड़े पहन रही थी। भाभी को मेरी बात पर गुस्सा आया और भाभी ने एक ही झटके से मेरे सर से दुपट्टा उतारकर फिर से अपने ऊपर पहन लिया। कहने लगी, तुम्हें अगर सच्चाई जाननी है तो तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम खामोशी से मेरे पीछे पीछे आ जाना और खुद अपनी आंखों से देख लेना। मम्मी आई, उन्होंने ताला खोला और भाभी को जैसे ही उन्होंने तहखाने के अंदर भेजा तो मैंने फौरन ही पास रखा फ्लावर पॉट जमीन पर गिरा दिया। उसके गिरने से मम्मी पीछे पलटी थी और मैं उनके पीछे पलटते ही तहखाने के अंदर चली गई थी। मम्मी का ध्यान भटक चुका था। उन्होंने भाभी और मुझे अंदर भेजकर बाहर से तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ पर 2-3 सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिनसे उतरकर नीचे की तरफ जाना था। भाभी और मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ गए। फिर एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। भाभी ने मुझे कहा कि तुम यहीं खड़ी होकर सब कुछ देख लेना तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, और हाँ, अंदर मत आना। मैं पर्दे के पीछे छुप गई। भाभी के अंदर जाते ही मेरी जान निकल गई। वहां पर लगा दरवाज़ा एक तरफ को सरकने लगा। सामने ही एक खूबसूरत कमरा बना हुआ था जिसमें ज़मीन पर महंगा वाला कारपेट बिछा हुआ था और इर्द गिर्द ज़मीन पर आराम से टेक लगाकर बहुत सारे लड़के और आदमी बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक लड़की वहां से मेरी भाभी को दूसरे कमरे में ले गई। जब भाभी वापस आई तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, किसी दुल्हन की तरह। फिर गाना बजने लगा और मेरी भाभी उस गाने पर डांस करने लगी। वो लगभग 3-4 घंटे तक डांस करती रही थी और मैं रोते हुए अपनी भाभी को अपने हिस्से का जुल्म सहते हुए देख रही थी। फिलहाल काफ़ी सारा वक्त गुजर जाने के बाद एक एक करके वो सारे आदमी वहां से जाने लगे और फिर जाने से पहले सब लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ढेर सारे पैसे रखकर जा रहे थे। मेरी भाभी नाच नाच कर इस कदर थक गई कि जब मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था और वो लंगड़ाकर चलती हुई बाहर निकली। मैं भी खामोशी से बाहर निकल गई थी। मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मेरी भाभी ये जुल्म न जाने कब से सह रही हैं। यही वजह है कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं होती और उनकी टांगों में और शरीर में हमेशा दर्द होता रहता है। ये लोग तो गांव की अनपढ़ और मासूम लड़कियां थीं। ये सारे जुल्म इतनी खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखकर खामोश नहीं रह सकती थी। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और इतना तो बहुत अच्छे से जानती थी कि जुल्म खामोशी से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब मेरी आंखों के सामने सब कुछ आ चुका था। मुझे पता चल चुका था कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है और मैं इस पर खामोश नहीं हो सकती थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरे दोनों भाइयों को इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोनों भाई बहुत अच्छे थे। मम्मी ने तो ज़रूर अपनी दोनों बहुओं को बहुत परेशान करके रखा हुआ था, लेकिन मेरे दोनों भाई तो उनको खुश रखने के लिए हर वो काम किया करते थे जिससे मेरी भाभियाँ खुश रहती थी। लेकिन मम्मी उनके साथ बहुत गलत कर रही थी। मैं उसी समय अपने कमरे में आई और मैंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था और पुलिस को ये भी बताया था कि आप लोग खुद अपनी आंखों से आकर ये सब कुछ देख लेना और हमारे घर की तलाशी भी ले लेना। अगले दिन जब पुलिस हमारे घर पर आई तो मेरी छोटी भाभी की बारी थी और वो उसी समय तहखाने में बंद थी। जैसे ही पुलिस आई तो पुलिस ने हमारे घर पर छापा मार दिया। वहां पर मौजूद सारे आदमियों को पकड़ लिया गया। मेरी मम्मी और पापा को भी अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि घर के मालिक तो वही दोनों थे। दोनों भाई उस समय घर में मौजूद नहीं थे। मम्मी पापा हैरान थे कि पुलिस को आखिर किसने बुलाया और पुलिस को पता भी कैसे चल गया कि यहाँ पर नाच गाने का अड्डा चल रहा है। पुलिस ने जब मेरे मम्मी पापा को अरेस्ट किया तो उनको बता दिया था कि हमें इसी घर से फ़ोन किया गया था। मम्मी पापा चिल्ला रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ हमारी दोनों बहुएं कर रही थी। मेरी दोनों भाभियां बहुत डरी हुई थी। उस समय मैं सामने आई और मैंने पुलिस को बताया कि आप लोगों को मैंने फ़ोन किया था। ये सब सुनकर मम्मी पापा के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने उनको बताया कि मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। भाभियों को इस तहखाने में बंद करने के बाद उनके साथ क्या किया जाता है, ये खबर उड़ते उड़ते पूरे गांव में फैल गई थी कि मेरे मम्मी पापा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और किस जुर्म में अरेस्ट किया है ये बात भी उन्हें पता चल गई थी। अभी पुलिस हमारे घर में ही थी और खबर घूमते घूमते मेरे दोनों भाइयों की दुकान तक भी पहुंच गई थी। जब उनको ये बात पता चली तो उन दोनों के होश उड़ गए और उन दोनों ने जल्दबाजी में अपनी दुकान को बंद किया और फौरन ही घर पहुंचे थे। दोनों भाई घर आए तो पुलिस वालों से कहने लगे कि आपने आखिर किस जुर्म में हमारे माता पिता को अरेस्ट किया है। मैंने भैया को सब कुछ बता दिया। मैंने बताया
ये सब कुछ आपकी पत्नियों के साथ न जाने कब से हो रहा है और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मम्मी है। दोनों भाइयों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे डांट लगाई और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मम्मी के बारे में ऐसी बात करने की, और बेटा तुमने पुलिस को इस मामले में क्यों घसीट लिया। जैसे ही बड़े भैया की नज़र अपनी पत्नी पर गई तो उनका चेहरा फक पड़ गया था। मैंने भैया से कहा, भैया मम्मी सच में ऐसा करती हैं। मैंने भाभीियों की तरफ देखकर कहा, आखिरकार आप लोग कब तक इस तरह खामोश होकर ये जुल्म सहती रहोगी। अब समय आ गया है कि आपको अपना मुंह खोलना होगा और सबको सच्चाई बतानी होगी। मम्मी तो बहुत चिल्ला रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वहाँ जो मर्द मौजूद थे और मेरी भाभी का डांस बड़े मज़े लेकर देख रहे थे और उन पर खूब पैसा लुटा रहे थे, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ करने वाली यही औरत है। हम तो कई सालों से यहाँ आते हैं और इन दोनों लड़कियों का डांस देखते हैं, इनकी कीमत भी देकर जाते हैं। ये सुनकर मेरे भैया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो धीरे धीरे चलते हुए माँ की तरफ गए और कहने लगे कि माँ, आखिर आपने हमारी पत्नियों के साथ ऐसा क्यों किया। और पिताजी क्या आप भी ये सब कुछ जानते थे? अगर जानते थे तो आपने अपनी बहुओं को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, उन्हें बचाया क्यों नहीं। आज मम्मी पापा के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं था। मम्मी पापा दोनों ही सर झुकाकर खड़े हुए थे। पुलिस वाले कहने लगे कि जो भी बताना है जल्दी जल्दी बताओ, हमें इनको थाने लेकर जाना है। मम्मी ने शर्मिंदा होते हुए कहा कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हम बहुत लालची हो गए थे। कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है, और जब एक बार इंसान की आंखों में लालच करने का जुनून उतर आता है तो फिर वो बार बार लालच में डूबता चला जाता है। दरअसल तुम दोनों हमारे बेटे नहीं हो। ये शब्द सुनकर तो हम तीनों भाई बहन के चेहरे का रंग उड़ गया था। छोटे भैया कहने लगे, ये आप क्या कह रही हो माँ। पिताजी कहने लगे कि हाँ बेटा, सही कह रही है। शायद हमारे अपने बेटे होते तो हम उनकी पत्नियों के साथ ऐसा कभी ना करते। तुम दोनों हमारा खून नहीं हो। कई सालों पहले हम अपने गांव में रहा करते थे। वहां पर हम लोग बहुत गरीब थे। मैंने गांव के एक आदमी की जेब से 2000 रुपये चुरा लिए थे और मुझे पैसे चुराते हुए वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने देख लिया था। मुझे पकड़कर वहां बहुत बुरा मारा गया, मुझसे पैसे भी छीन लिए गए और मुझे सज़ा भी दी गई। सज़ा ये थी कि हमें अपना घर छोड़कर जाना होगा, यहाँ तक कि गांव भी छोड़कर जाना होगा, क्योंकि वहाँ के सरपंच जी ने हमें यही सज़ा दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे गांव में चोर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे गांव में बहुत कम चोरी होती थी और अगर कोई चोरी कर भी लेता तो उसके लिए सज़ा बड़ी ही ख़तरनाक होती थी। फिर भी मुझे मेरी बेटी की खातिर सज़ा नहीं दी गई। मैं अपनी पत्नी और बेटी का इकलौता रखवाला था। मेरी सज़ा यही थी कि मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊं। इसलिए मैं स्नेहा और तुम्हारी माँ को लेकर शहर आ गया था। शहर आने के बाद हमारे दिन बहुत बुरे गुजरे थे। हम लोग सड़कों पर सो रहे थे, हमारे पास रहने का कहीं ठिकाना नहीं था। एक दिन हम सड़क के किनारे बैठे हुए थे जब मुझे लगभग 5 या 6 साल के 2 बच्चे मिले जो सड़क पर खड़े भीख मांग रहे थे। वो भीख मांगते मांगते हमारे बराबर में आकर बैठ गए और हमसे खाना मांगने लगे। हमारे पास तो खुद खाने के लाले पड़े हुए थे। हम लोग भंडारे से खाना मांग मांग कर खा रहे थे। वो दोनों हमारे साथ आ गए। हमने उन दोनों से पैसे मांगे तो उन्होंने अपने सारे पैसे हमें दे दिए और बदले में हमसे खाना मांगा। भंडारे में जाकर हमने उन्हें खाना लाकर दे दिया। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और फिर वो दोनों बच्चे हमारे ही साथ रहने लगे। वो दोनों बच्चे कोई और नहीं, वो तुम दोनों ही हो। हमने सोचा कि हमारे पास एक 6 महीने की बेटी है, हम खुद तो भूखे रह सकते हैं मगर अपनी बेटी को भूखा कैसे रखें, इसलिए हमने तुम दोनों से भीख मंगवाया। तुम दोनों को अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि तुम दोनों बहुत छोटे थे। जो तुमसे जैसा कहता तुम वैसा ही कर लिया करते थे। हम तुम दोनों को वहाँ से लेकर दूसरे शहर में आ गए थे ताकि तुम्हारा कोई अपना तुम्हें पहचान न ले और हमसे छीन न ले। हमने सोचा कि आगे चलकर तुम हमारा बहुत बड़ा सहारा बन सकते हो। तुम अभी भीख मांग रहे हो और हमें काफ़ी सारे पैसे लाकर दे रहे हो, और हमारे पास तो हमारी बेटी के अलावा कोई दूसरी औलाद भी नहीं है। क्यों ना हम तुम लोगों से फ़ायदा उठाएं। हमने जवान होते हुए भी तुम दोनों मासूम बच्चों से मेहनत मजदूरी करवाई, तुमसे भीख मंगवाया और तुम्हारी मेहनत की कमाई से हमने बहुत कुछ किया। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए हमने तुम्हें हर तरह के काम पर डाल दिया। तुम पर कभी कोई रहम नहीं किया। तुम पर मेहनत का लोड इतना ज़्यादा डाल दिया कि सिर्फ हमें अपना ही फ़ायदा दिखाई देने लगा।
नौकरी तो मैं भी करता था, लेकिन बहुत कम पैसे कमाया करता था। वक्त गुजरता रहा, हम लोग किराए के मकान में रहने लगे। तुमने अपनी मेहनत से और हमें अपने माता पिता समझकर हमारे लिए बहुत कुछ किया, और फिर एक दिन तुम जवान हो गए। हमने तुम्हारी शादियां भी कर दी। तुम्हें यही लगा कि हम तुम्हारे माता पिता हैं और हमारी बेटी तुम्हारी बहन है। अपने रिश्तों को निभाने की खातिर तुम लोगों ने वही किया जो हम तुमसे कहते रहे। मगर जब हमने तुम्हारी शादी कर दी तो तुम्हारी माँ को ये आइडिया आया कि क्यों ना अभी तक तो हम तुम दोनों से फ़ायदा लेते आए हैं, शादी के बाद हम तुम्हारी पत्नियों से भी फ़ायदा ले। इसलिए हमने तुम्हारे ही कमाए गए पैसों से घर में एक तहखाना बनवाया और आसपास के बिगड़े हुए अमीर लोगों को इनवाइट किया कि हमारे यहाँ लड़कियों का डांस होता है, मगर ये डांस देखने के लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे देने होंगे। और फिर ये नाच गाने की महफिल चलने लगी। मम्मी खामोश थी, जो अब बोल पड़ी थी। कहने लगी कि तुम्हारी पत्नियां तो तुमसे भी ज्यादा पैसे लेकर आती थीं। बस इसी लालच की वजह से मैं बहुओं के साथ ये सब कुछ करती आ रही थी। इन दोनों ने कई बार कोशिश की कि तुम्हें बता दें, मगर मैंने इन दोनों को डरा दिया था कि अगर अपने पतियों को कुछ भी बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये बात कहकर मम्मी और पापा दोनों खामोश हो गए थे, मगर ये सब कुछ सुनकर मेरे दोनों भाइयों के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो दोनों रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि आखिर आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने खुद पुलिस से कहा कि आप इन दोनों को यहाँ से ले जा सकते हो, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है। हम सब लोग वहाँ खड़े होकर फूट फूट कर रो रहे थे। मम्मी और पापा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बेटा हमें बचा लो, लेकिन हम में से कोई भी नहीं बोला और पुलिस उनको ले गई। मम्मी पापा के जाने के बाद घर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे हमारे घर में किसी की मौत हो गई है। भाभीयों को आज़ादी मिल चुकी थी। दोनों भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि हमें तुम्हारी तकलीफ़ के बारे में समझना चाहिए था, मगर हमने तो सिर्फ हमेशा अपने काम को वैल्यू दी, कभी तुम्हारे दुख तकलीफ़ को समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा वही किया जो हमारे माता पिता ने हमसे कहा। मुझे लगा था कि अब ये दोनों मेरे भाई नहीं हैं, तो मुझे अब मेरे माता पिता की वजह से कभी कोई अहमियत नहीं देंगे। मगर उन्होंने कहा कि तुम भले ही हमारी सगी बहन नहीं हो, मगर हमने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया और तुम हमारे लिए हमारी सगी बहन ही रहोगी। मैं ऊपर वाले के बने हुए रिश्तों की सुंदरता को देख रही थी कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझे इतना चाहा जितना सगे भाई भी नहीं चाहते। मेरे माता पिता ने बहुत गलत किया था इन लोगों के साथ। कुछ दिन तक तो हम लोग यही सोचकर खामोश रहे कि पता नहीं जेल में मम्मी पापा के साथ क्या हो रहा होगा। कुछ दिन गुजरने के बाद बड़े भैया ने कहा कि मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूँ। अंगद भैया कहने लगे, मगर भैया ये आप क्या कर रहे हो? उन दोनों पति पत्नी ने हमारे साथ जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। बड़े भैया कहने लगे कि उनको उनके किए की सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से जेल में है। जेल में उनको उनके किए की सज़ा मिल गई होगी। लेकिन ज़रा दिमाग से सोचो, अगर हम सारी ज़िंदगी सड़कों पर भीख मांगते रहते तो शायद आज हमारा कोई फ्यूचर ना होता। आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं, हमारा अपना घर है। शायद भीख मांग कर हमारे पास ये सब कुछ न होता। उन्होंने भले ही हमें लालच में अपने साथ रखा, लेकिन हमें पाला पोसा, हमारी सेवा की, हमारा ख्याल रखा। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये बात तो भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू उतर आए थे कि क्या इन दोनों जैसे अच्छे इंसान भी इस दुनिया में होते हैं। उन्होंने कितनी गहराई से सोचा था। और फिर कुछ दिनों के बाद ही वो मम्मी पापा को घर वापस ले आए थे। उन्होंने पुलिस से अपना केस वापस ले लिया था। मम्मी पापा जब घर आए तो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने घर के सारे ही लोगों से माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वो आइंदा ऐसी कभी कोई गलती नहीं करेंगे। जो कर चुके हैं वो सब नादानी में किया, लालच में किया, लेकिन अब उन्हें रिश्तों की अहमियत हो गई है। उनको उनके किए की सज़ा जेल में मिल गई। जेल की ज़िंदगी आसान नहीं होती, ये उन्हें समझ आ गया था। और अपने बच्चों के साथ रहते हुए उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी, ये वही जानते थे। उन्होंने मुझसे भी माफ़ी मांगी थी और कहा था कि बेटा, अगर तुम उस दिन ये कदम न उठाती तो शायद हम अपने पाप को आगे बढ़ाते रहते। मैंने अपने मम्मी पापा को माफ़ कर दिया था और साथ ही मेरे भैया भाभी ने भी। मेरी भाभियाँ अभी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं। मेरी भाभियों को शुरू में ही ये बात अपने पतियों को बता देनी चाहिए थी,
मगर मेरी मम्मी ने उनको मजबूर कर दिया था। अगर वो मेरी तरह समझदारी से कोई कदम उठाती तो शायद इतने समय तक उन्हें ये तकलीफ न झेलनी पड़ती। हम सब लोग एक ही परिवार की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। मम्मी पापा अब दोनों भाइयों को बहुत प्यार करते हैं। उनको उनकी अहमियत समझ आ गई और मेरे दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी भी शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरी भाभियाँ भी बहुत खुश हैं और अब वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।